और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान के गंगानगर से आ रही है, जहां पर एक पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान उसे बीएसएफ के जवानों ने पकड़ लिया। अब उसका मकसद क्या था भारतीय सीमा में आने का, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में बीएसएफ के भी एक जवान को पंजाब के बॉर्डर के पास से पाकिस्तान के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद से लगातार भारत की कोशिश रही है कि उस बीएसएफ के जवान को छुड़ाया जाए। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी रेंजर्स के श्रीगंगानगर में गिरफ्तार होने के बाद मामला और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि जासूसी के मकसद से यह रेंजर भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से हमारी सेना, बीएसएफ, हर कोई इस वक्त अलर्ट है, जिसके चलते फोर्सेस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस रेंजर को गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही साथ इससे पहले 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी बीएसएफ के एक जवान, जिनका नाम पूर्णम कुमार है, उन्हें पकड़ा था। लेकिन उसके बाद से भारतीय जो सेना है, खासतौर पे बॉर्डरी इलाकों में इस वक्त अलर्ट है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, और क्या ताजा जानकारी है इस पर? देखिए, शुरुआती तौर पर जो जानकारी आई है वो यही है कि पाकिस्तानी रेंजर को बीएसएफ ने दबोचा है। ये राजस्थान जो फ्रंटियर है बीएसएफ ने, उन्होंने दबोचा है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है कि जासूसी कर रहा था, जो भी चीज़ें हो रही थी हलचल, उसको शायद जासूसी करने की कोशिश की जा रही थी। इसी वजह से बीएसएफ ने उसको दबोचा और पूछताछ की जा रही है कि ये जीरो लाइन के आसपास ये कैसे पहुँचा या किस तरीके से जासूसी करने या घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। और जो हमारे पास जानकारी उसके मुताबिक ये वहाँ पर कांस्टेबल के पद पर है, पाक रेंजर है ये। और जिस तरीके से बीएसएफ ने इसको पकड़ा है, उससे शक यही होता है कि जो सामरिक सूचनाएं हैं उसको साझा करने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा होगा। लिहाजा अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें बीएसएफ ने पुष्टि नहीं करी है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पंजाब से बगल में ही है श्रीगंगानगर, राजस्थान की जो सरहद है। और जिस जगह से पकड़ा है उधर बहावलपुर का सेक्टर भी पड़ता है, जो कि जैश ए मोहम्मद का जहाँ पर हेडक्वार्टर है। तो वहाँ से इतनी बड़ी तादाद में हलचल हुई है। और पहले भी श्रीगंगानगर का जो सरहद है, जहां से दोनों तरफ ही बहुत ज़्यादा हलचल है, खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा हलचल हो रखी है। लेकिन बीएसएफ ने जो पाकिस्तान रेंजर को दबोचा है, यही माना जा रहा है कि घुसपैठ कर ये जासूसी करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए उसको दबोचा है। और तमाम अभी पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन मनीष, लेकिन इस बीच क्या कोई जानकारी मिल पाई है, क्योंकि भारत के भी बीएसएफ के जवान इस वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में हैं, तो इस दौरान कोई बातचीत हुई है कि दोनों तरफ से की अदला बदली की जाए? देखिए, अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जैसे बीएसएफ का जो जवान को पकड़ा गया था, उसके बाद इधर से 7 से 8 बार मीटिंग बुलाने की पाकिस्तान रेंजरों की तरफ कोशिश की गई थी। लेकिन पाकिस्तान के जो रेंजर हैं वो मीटिंग करने ही नहीं आए। इस तरीके की बातें सामने आई हैं। लेकिन जब बीएसएफ ने, आर्मी ने सरहद पर चौकसी बढ़ा रखी है, तब ये पाकिस्तानी रेंजर सरहद के पास क्या कर रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और खासतौर पर जिस तरीके से इसको दबोचा गया है, उसमें शंका यही है कि संभवतः ये पूरी जासूसी करने के लिए आया हो, क्योंकि सरहद के पार किस तरीके की हलचल हो रही है, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जरूरी है। हाल में ही आप देखा होगा जैसलमेर में एक आईएसआई का जासूस भी पकड़ा गया था। तो पाकिस्तान इस तरीके की सूचनाएं जुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि सरहद पर इस तरीके की जब घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, तब बीएसएफ उनको धर दबोचते हैं। जी मनीष, जी बिल्कुल, तो फोर्सेस अलर्ट हैं, जिस वजह से इस तरह की कोई अगर हिमाकत करता है पाकिस्तान, तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन इस बीच बता दें कि पाकिस्तान की ओर से पहलगाम हमले के बाद से, यानी 22 अप्रैल के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि एलओसी पर वो फायरिंग की वारदात को अंजाम देता जा रहा है। लगातार 10वें दिन एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर गोलियां बरसाई गई, गोले बरसाए गए। और खास तौर पे जो कुपवाड़ा का सेक्टर है, उड़ी सेक्टर है, अखनूर का सेक्टर है, इस इलाके में जो पीर पंजाल रेंज है, इस इलाके में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए लगातार 10वें दिन भी फायरिंग की गई है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना भी दे रही है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की ओर से इसकी जो लगातार फायरिंग हो रही है, उसकी कई सारे वजह हो सकती है। एक तो है कि वहां पर एक तनाव बना हुआ है, उसे डर है कि भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है या भारत की ओर से हमला हो सकता है। इसलिए रोजाना देखा जा रहा है कि पिछले 10 दिन से रात को इसी तरह से फायरिंग होती जा रही है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष से भी हम बात करेंगे। मनीष, आपके पास ताजा अपडेट क्या है?
अमित, कुल मिला के 8 ऐसे सेक्टर हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, जिसमें अखनूर, नौशेरा, मेंढर, राजौरी, पुंछ जो कि जम्मू रीजन में पड़ता है, और उसके बाद उरी यानी बारामूला, साथ में कुपवाड़ा और गुरेज तक इस समय यानी लीपा का जो एडजॉइनिंग एरिया है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया है स्मॉल आर्म्स की तरफ से। जो हमें भारतीय सेना के द्वारा बताया गया, करीबन 32 ऐसी पोस्ट है पाकिस्तानी जहां से सीज फायर वायलेशन किया गया है और भारतीय सेना ने उसका कड़ा जवाब दिया है। ये पाकिस्तान का डर भी है कि उनको लग रहा है कहीं क्रॉस बॉर्डर ना हो जाए, कहीं रात के अंधेरे में कहीं जो भारतीय सेना है वो उनके ऊपर प्रहार ना कर दे, और उसके साथ साथ ये एज्यूम भी किया जा रहा है कहीं पाकिस्तान इसकी आड़ में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश ना करे। अमित जी, जैसा कि मनीष ने बताया कि कई सारे ऐसे 8 पॉइंट्स है जिस पर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो टेरर कैंप्स को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने अपने कुछ टेरर कैंप्स को भी बताया जा रहा है कि एक्टिव कर दिया। इस समय भारतीय सेना के रडार पर पीओके के 3 मेजरली जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो इस वक्त निशाने पर है, जिसमें सबसे बड़ा है कोटा हलान नॉर्थ कैंप, इसके अलावा तशराजी कैंप, कोटा बाजार और हलान नॉर्थ कैंप शामिल है। इन तीनों ही कैंप पर इस वक्त बताया जा रहा है कि अलग अलग आतंकी संगठनों ने अपने लॉन्चिंग पैड तैयार करके रखे हुए हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और सूत्रों के मुताबिक कोटा हलान नॉर्थ कैंप पर अभी 15 से 20 आतंकी मौजूद हैं, तो तशराजी कैंप में कोटा बाजार पर 15 से करीब 20 आतंकी यहां पर मौजूद हैं, और वही हाल इस वक्त हलान नॉर्थ लॉन्चिंग पैड का भी बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की ओर से कोशिश की जा रही है कि जो ये फायरिंग की आड़ में एक बार फिर से इन्फिल्ट्रेशन करवाया जाए, क्योंकि आमने सामने की अगर लड़ाई होती है तो उस लिहाज में पाकिस्तान को मुखी खानी पड़ सकती है, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस वक्त ऐसे हालात एलओसी पर जहां पाकिस्तान की ओर से ट्रेनिंग्स दी जा रही है सिविलियंस को हथियार चलाने की, ताकि वो अगर जरूरत पड़े तो सेना की मदद कर सके। मनीष, आपके पास और क्या ताजा अपडेट है इन टेरर कैंप्स को लेकर, क्योंकि इसे हाल ही में एक्टिवेट किया गया है? अमित, ये जो कोटा हलान है ये जैश का आतंकी अड्डा है, और यहां पर करीबन 15 से 20 आतंकियों को पूरी ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद तशराजी कैंप है जो कि कोटा बाजार के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है। दरअसल यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि लश्कर का जो सीनियर कमांडर हैं वो यहां पर मौजूद हैं, और ये पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के साथ ट्रेनिंग दे रहे थे। इनको एक्टिवेट किया गया है। उसके अलावा इनसे जो यहां पर पाकिस्तानी आर्मी और आतंकी थे उनको पीछे की तरफ जो रिहायशी एरिया है ह्यूमन शील्ड के तौर पर वहां पर रखा गया है। और तीसरा कैंप है जो हलान नॉर्थ का है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। दरअसल इन तीनों कैंपों के जरिए एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ये चाहती है कि फ्रंट फेस के तौर पर ये आतंकी रहें और उनको सपोर्ट करते हुए पाकिस्तानी आर्मी, ताकि अगर कहीं से भी क्रॉस बॉर्डर होता है तो पाकिस्तानी आर्मी हमेशा की तरह अपना पलड़ा इनसे झाड़ ले। जी, अब देखिए जिस तरह से पाकिस्तान अपने आतंकी जो संगठन है और साथ ही साथ आतंकवादियों को लॉन्च पैड में तैयार करके रखा हुआ है, अब इन पे नजर रखने के लिए हमारे सेना के जवान तो एलओसी पर तैनात हैं, साथ ही साथ हमारे पास यूएवीज भी हैं जिसके जरिए नजर रखी जाती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है डीआरडीओ की ओर से, जो हमारा रक्षा संस्थान है, और इस संस्थान ने एक ऐसे डिवाइस को तैयार किया है जिसके जरिए आप दुश्मन के इलाके में बहुत दूरी से वहां पर जासूसी कर सकते हैं। और ये बड़ी कामयाबी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इस वक्त उसका इस्तेमाल किया जाता है इस डिवाइस का। और इस डिवाइस के बारे में भी हम आपको बता दें, इस डिवाइस को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को पहली बार ट्रायल किया गया है मध्य प्रदेश के श्योपुर ट्रायल साइट पर, और इस एयरशिप को आगरा एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने डेवलप किया है। खास बात यह है कि इस एयरशिप को पेलोड के साथ लॉन्च किया गया है, मतलब ये काफी ऊंचाई तक जा सकता है। दुश्मन के जो रडार्स हैं या फिर उसके जो यूएवीज हैं इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ये दुश्मन के इलाके में जाके ना सिर्फ आपके लिए जो जासूसी कर सकता है, इंफॉर्मेशन जुटा सकता है, और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर वहां पर पेलोड डिलीवरी भी कर सकता है, यानी कि चाहे वो बम भी हो सकता है या फिर कोई भी दूसरे वेपन हो सकते हैं। तो एक बहुत ही खास तरह का आप कह सकते हैं कि एक सिस्टम है या एरियल वेपन है जिसका इस्तेमाल भारत आने वाले वक्त पे कर सकता है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी है, जिसे डीआरडीओ जो कि भारत का एक रक्षा संस्थान है जो इसी तरह के रिसर्च के जरिए तरह तरह की हथियारों का निर्माण करता है, जिसमें कई मिसाइल्स भी बनाई गई हैं। और उसी के क्रम में अब डीआरडीओ ने एक खास स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे
एक बार फिर से राना सनाउल्लाह की। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं और उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने असीम मुनीर को लेकर बातें कही हैं और असीम मुनीर की उन्होंने दरअसल तारीफ ही की है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, मनोबल गिर गया है वहां पर सेना का, उसके मद्देनजर एक बहुत ही अहम ये डेवलपमेंट सामने आया है। और फैसलाबाद की रैली के दौरान राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर मर्द मोमिन है, वो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए मर मिटने को तैयार है। हालांकि ये भी एक बड़ा सच है कि जब से भारत ने पाकिस्तान पर एक्शन की तैयारी की है, असीम मुनीर गायब हैं और असीम मुनीर पर हमले की साजिश रचने का आरोप है। और पाकिस्तानी सेना के चीफ असीम मुनीर के षड्यंत्र की पाकिस्तान में पोल खुली है, इसलिए भारत के एक्शन से ज्यादा पाकिस्तानी जनता और आर्मी के जवानों ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और वहीं पाकिस्तान के पीएम के सलाहकार राना सनाउल्लाह ने अब रोजाना कुछ न कुछ बयान देते हैं, तो उन्होंने भारत को लेकर एक और बयान दिया और इस बयान में उन्होंने एक बार फिर से भारत को धमकी दी। और धमकी क्या है वो आपको बताते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर हरकत होती है तो ऐसे में भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। सनाउल्लाह ने गीदड़ भपकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान किसी भी हद तक जाएगा और अब्दाली मिसाइल की शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि अब्दाली मिसाइल के जरिए परमाणु हमला वो भारत पर कर सकता है। और आपने देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तान के जो सियासतदान है, खासतौर पर शहबाज शरीफ के जो सलाहकार है राना सनाउल्लाह, लगातार इस तरह के बयान देते हैं। अब उनके राजदूत भी कुछ कम नहीं है। अब रशिया में जो पाकिस्तानी राजदूत है उनसे इंटरव्यू किया गया पाकिस्तान को लेकर और साथ ही रशियन टेलीविजन ने इंटरव्यू किया, तो उसमें राजदूत कहते हैं कि हम इस हद तक जा सकते हैं कि भारत के ऊपर हम परमाणु हमला कर सकते हैं। तो आपने यहां पर सुना कि किस तरह से जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है रूस में जाकर रूस में उन्होंने ये बयान दिया कि भारत के ऊपर वो परमाणु हमला कर सकते हैं। अब बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है। उनके बयान आप लगातार सुन रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो दिए जा रहे हैं, जिसमें वो कई बार तो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, उनके देश में आतंकी संगठनों को समर्थन दिया जाता है और साथ ही साथ वो गीदड़ भपकी देने से भी परहेज नहीं करते हैं। अब इसी क्रम में उनके एक और बयान को लेकर कुछ बातें सामने आई है। भारत को एक्शन को लेकर पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों से जुड़ी उन्होंने एक बड़ी खबर सामने लेकर आई है। उन्होंने कहा कि अगर भारत के खिलाफ जंग में उतरता है तो उसके पास लड़ने के लिए गोला बारूद ही नहीं है। अब सुनिए कि गोला बारूद तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आते हैं अपने बयानों से। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर लड़ाई शुरू होती है तो पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों का गोला बारूद बचा हुआ है। अब गोला बारूद का मतलब हो गया कि उनके पास जो 155 mm के आर्टिलरी गन्स है, जिसमें गोला इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल होता है, उसके लिए जो गोला बारूद चाहिए, जो गोले चाहिए, उसकी बेहद कमी है और सिर्फ 5 दिन की ही वो सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो गोला बारूद है वो पाकिस्तान की ओर से यूक्रेन को बेच दिया गया था पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसे की कमी है। अब ऐसे हालात बन गए कि लड़ाई होती है तो 5 दिन भी टिक नहीं पाएगी पाकिस्तानी फौज। आपने यहां पर सुना कि किस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त गोले बारूद की कमी है और वो भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन भारत कोई गीदड़ भपकी नहीं दे रहा है। भारत की ओर से जो भी हो रहा है उसे फुल प्रूफ तरीके से तैयार किया जा रहा है। और इसी क्रम में कल प्रधानमंत्री मोदी की एक अहम बैठक हुई है नेवल चीफ के साथ, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के साथ ये बैठक हुई है और दिनेश त्रिपाठी करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री आवास पर रहे। उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि इस वक्त भारतीय नौसेना किस तरह की तैयारी कर रही है, किस तरह की तैयारी उनकी है और अगर हालात में उन्हें युद्ध में जाना पड़ता है तो किस तरह से इंडियन नेवी इस पूरे हालात में एक्शन को अंजाम दे सकती है। आप देखिए कि जिस तरह से इंडियन नेवी ने पिछले कुछ दिनों में देखा जाए 22 अप्रैल के बाद से अपनी तैयारी को दिखाया है, जिसके तहत इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को तैनात किया गया अरब सागर में
और 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक यानी 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक एक्सरसाइज भी की गई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो भारत का हिस्सा है वहां पर लाइव ड्रिल्स हुई है। हमारे जो भी वॉरशिप्स है जिसमें सूरत क्लास के हो, विशाखापट्टनम क्लास के जो जहाज है उसमें लाइव यहां पर फायरिंग टेस्ट की गई है और इसके जरिए भारत ने कहीं ना कहीं एक साफ संदेश दे दिया है पाकिस्तान को। दूसरी तरफ जो हमारे न्यूक्लियर सबमरीन से अरिहंत और अरिघात वो भी इस वक्त ऑपरेशनल है और भारत के लिए नेवी खासतौर पे जमीन से भी, समंदर से भी, आसमान से भी हमला करने के लिए इस वक्त तैयार किया गया है। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कभी भी एक्शन हो सकता है और इसी के मद्देनजर हम लोग देख रहे हैं कि युद्ध जैसे हालात में भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत 85 सोर्ड मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। अब सोर्ड मिसाइल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही 48 लॉन्चर और नाइट विजन साइट भी खरीदे जाएंगे और सोर्ड मिसाइल बिना किसी धमाके के अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम होते हैं। यह मिसाइल बेहद छोटी होती है और इसे ड्रोन के जरिए भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका निशाना बेहद सटीक लगता है और अमेरिका ने इसी मिसाइल के जरिए अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया था और आम लोगों के बीच छिपे आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। तो ये बड़ी खबर हमको बता रहे हैं कि किस तरह से भारत अपनी जो तैयारी है वो पुख्ता करता हुआ जा रहा है ताकि अगर युद्ध के जब हालात होंगे तो भारत को पता है कि अगले 10 से 15 दिन तक वो किस तरह से अपने हथियारों के जरिए पाकिस्तान को धूल चढ़ा सकता है।